हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए आज पुनः सामाजिक विषय का एक नया वीडियो जो अध्याय नंबर 4 का ही भाग 3 है। इसके पहले मैंने भाग 1 भाग 2 पढ़ा चुका है और ये भाग 3 है, क्योंकि आपका जो अध्याय 4 है वो थोड़ा बड़ा है और 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें पहला में था लैंगिक मसला, दूसरा था सांप्रदायिकता या धर्म और तीसरा जो है वो है जाति और राजनीति। यानी जाति का राजनीति में क्या भागीदारी है, किस तरह से जाति राजनीति को प्रभावित करती है, वही हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमने 3 महत्वपूर्ण बिंदु लिखा हुआ है। इन्हीं तीनों बिंदुओं के आधार पर ही हम जानेंगे कि किस तरह से जाति राजनीति में अपना प्रभाव छोड़ती है। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लें कि जो जातिगत असमानताएं हैं वो क्या है। अगर हम लोग बात करें, पिछला जो मैंने 2 पढ़ाया धर्म की, सांप्रदायिकता की, और एक मैंने बताया जो लैंगिक जो मसले हैं, जो लैंगिक असमानता, उसकी बात करें तो वैश्विक तौर पे यानी पूरी दुनिया में ये 2 तरह का जो विभाजन है, ये 2 तरह का जो मसला है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे लैंगिक मसला पूरी दुनिया का एक मसला है, और अगर असमानता की बात की जाए तो जो संप्रदाय है, जो धर्म है, उसमें भी पूरी दुनिया लगभग उसमें चपेटे में आती है। लेकिन अगर आप जातिगत की बात करें, जात की बात करें, तो हमें लगता है कि ये पूरी दुनिया में नहीं पाई जाती, लेकिन स्पेशली भारत में बहुत अधिक पाई जाती है बच्चों। तो जो जातिगत जो राजनीति है वो हम भारत के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, भारतीय समाज के परिदृश्य में रख करके ही उसकी बात हम करेंगे, हम उसको पढ़ने के काम करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जातिगत असमानताएं क्या है। आप जानते हैं कि भारत में भिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, कई तरह की ऊंची नीची जातियां पाई जाती हैं, जिनको समाज ने कुछ ने ऊंचा और नीचा बना करके रखा हुआ है। देखें, अभी अगर आप बात करें जाति की उत्पत्ति की, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जातियों की उत्पत्ति कोई कुदरती तौर पे नहीं है, प्रकृति तौर पे नहीं है, ये समाज में उनके काम के आधार पर बांट दिया गया है। एक जाति की एक अलग काम के हिसाब से, उनका जो काम था उन काम के हिसाब से ही उनको एक जाति का रूप दे दिया गया। तो इस तरह से भारत में बहुत सारी जातियां देखने को मिलती हैं और उन जातियों में असमानताएं बहुत अधिक हैं। कोई जाति आप बहुत अमीर वर्ग है तो कोई जाति छोटा वर्ग है। तो अब हम बात करते हैं कि इन तमाम जो विभिन्न जातियां हमारे देश में पाई जाती हैं, इन जातियों का भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। तो हमारे वहां यह मान्यता है, आपने पिछले समय वीडियो में पढ़ा कि जो सामाजिक समुदाय का जो स्थापना है वो कहीं ना कहीं धर्म या संप्रदाय के आधार पर आधारित है। उसी तरह से यह भी लोगों का मानना है कि जो समाज है, जो सामाजिक समुदाय है, जो उनका समूह बना है, उसका जो आधारशिला है वो जाति है। उसकी आधारशिला क्या है बच्चों? जाति है। तो ये जो जाति है वो भारतीय राजनीति में, भारत की राजनीति में बहुत अधिक अपना भूमिका निर्वहन करती है। कैसे निर्वहन करती है ये बात जान लें। अभी आप एक शब्द है देख लीजिए, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में क्या होता है कि भारत में ही देखिए, पूरी दुनिया में वर्ण व्यवस्था का जो जिक्र है, जो वर्णन किया गया है, वो हम भारत में ही देखते हैं। इसमें क्या होता है कि एक जातियों का एक क्रम है, जिसमें एक अग्रणी जाति और एक पिछली जात मानी जाती है। उस अग्रणी, हालांकि आपके बुक में अग्रणी दिया है, अग्रणी जात का मतलब उच्च जात से कर सकते हैं, और पिछली जात का मतलब जो निम्न जातियां पाई जाती हैं। तो इस तरह से समाज ने कुछ जातियों को उच्च कर दिया और कुछ जातियों को निम्न कर दिया है। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था कहलाती है कि जो जातियों के क्रम को दर्शाता हो कि कौन बड़ा जाति है, कौन छोटी जाति है, कौन मध्य जाति, इस तरह से जातियों के क्रम को जो दर्शाता हो, निर्धारित करता हो, उसी को हम कहते हैं वर्ण व्यवस्था। ठीक है। अब देखिए, दूसरा मैं देख बताऊं, अब जो मेन हमारा टॉपिक है वह है राजनीति में जाति। राजनीति में जाति की क्या भूमिका है? बहुत आसान है, सिंपली हम लोग अपने लाइफ में, अपने जीवन में जब राजनीतिक मुद्दा आता है, जब चुनाव आता है, जब प्रचार प्रसार लोग करते हैं, तो इन चीजों को हम कॉमनली देख लेते हैं। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कि जो गांव की जो प्रधानी और ये तमाम पंचायतों की चुनाव होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति में जाति का बहुत बड़ा असर होता है। तो देखें, अगर हम बात करें जाति का राजनीति में क्या असर होता है, तो इसके 2 पहलू हम बात कर सकते हैं। एक सकारात्मक की बात कर सकते हैं और एक नकारात्मक की बात कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नकारात्मक की। नकारात्मकता क्या है? देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। जब कोई राजनीतिक दल
किसी क्षेत्र विशेष में जब अपने किसी उम्मीदवार का चयन करता है तो ये उसके दिमाग में बना रहता है कि मैं इस क्षेत्र में, इस संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में किस जात के लोगों की बहुलता है। सबसे पहले दिमाग में ये रखा जाता है कि जब उम्मीदवार घोषित की जा रही हो तो उस उम्मीदवार वाली जो जगह है, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में किस जात के लोगों की बहुलता है। तो सबसे पहले दिमाग में रखते हैं लोग, उसी जाति के आधार पर ही ज्यादातर उम्मीदवार चुने जाते हैं। उनसे ये लगता है कि अगर ज्यादा उस धर्म के, उस जात के लोग रहेंगे तो उससे वोट बैंकिंग अच्छी होगी। अब बच्चों एक शब्द आ गया वोट बैंकिंग, मैं अभी बताऊंगा आपको कि वोट बैंकिंग क्या होता है। मैं यहां नोट कर दे रहा हूं वोट बैंक क्या होता है। अभी मैं इसके बारे में आपको जरूर समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं बताने चाहता हूं कि जो राजनीति है उसमें जात किस तरह से अपनी भूमिका निभाती है। तो मैंने बताया नकारात्मक, तो यहाँ एक मसला देखिए, मैं क्या कह रहा था, नकारात्मक का क्या तात्पर्य। अब यहाँ गुणवत्ता थोड़ा सा पीछे हो गया। मायने रखता है कि जिस क्षेत्र में उस हम व्यक्ति का चुनाव कर रहे हैं, जिसको हमने उम्मीदवार बनाया, उस क्षेत्र में उस जात के लोग कितने हैं, तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव असर हो गया, क्योंकि यहाँ गुणवत्ता से ज्यादा हमने जात पर ध्यान दे दिया। दूसरा ये होता है कि जो जातियां होती हैं उनको कहीं ना कहीं एक दिमाग में फंस जाता है कि ये हमारे जाति का व्यक्ति है, और वो जातिगत रूप से उसका चयन करना आरंभ कर देते हैं, अपना वोट देना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें देखेंगे आप। तो ये जो जाति का राजनीति में इंटरफेयर है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक भी है, और उसके सकारात्मक पहलू भी देखने को मिलते हैं बच्चों। अब सकारात्मक पहलू की बात की जाए, सकारात्मक पहलू क्या है। अब देखिए कोई भी, अब देखिए हमारे देश में क्या है कि सार्वभौमिक मतदान है, यानी सबको एक वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। कोई उच्च जाति का है, निम्न जाति का है, उससे कोई मतलब नहीं है। कितना वोट दे सकता है, एक वोट दे सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई गांव का गैर गुजरा आदमी हो, कोई भी हो, अगर वो भारत का नागरिक है तो उसे एक वोट देने का अधिकार है, वो चाहे किसी भी जाति या धर्म का मानने वाला क्यों ना हो। तो इसका एक सकारात्मक भी है कि जो उम्मीदवार चुनाव में हिस्सा लेता है, भाग लेता है, वह सभी जातियों को अपने में मिलाने की कोशिश करता है, और उस जाति पर ज्यादा फोकस करने लगता है जिस जाति के लोग उस राज्य क्षेत्र में, उस संसदीय क्षेत्र में अधिक होते हैं, उनको ज्यादा लुभावने का काम करता है। तो जातियों को आगे बढ़ाने में भी इसका मतलब यह है कि ये तमाम जातियों को जो ये अधिकता होती है उनको बढ़ाने में काम आता है। और इसी के साथ दूसरा क्या है कि चूंकि कोई भी ऐसा संसदीय क्षेत्र नहीं है जिसमें कोई एक जाति किसी एक उम्मीदवार को मतलब उनका चयन कर ले, अपने वोट से जीता दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। भारत देश में शायद ही कहीं आपको ऐसा देखने को मिलेगा। आपको मालूम होगा कि जितने भी संसदीय क्षेत्र या विधानसभा के क्षेत्र हैं उसमें अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। तो किसी एक जाति का केवल वोट पा करके हम सरकार या हम प्रतिनिधि के रूप में नहीं हो सकते। इसलिए हमें दूसरी जातियों को भी अपने जाति में क्या करना पड़ता है, ऐसा काम करना पड़ता है, ऐसा लुभावना करना पड़ता है, ऐसी प्रदर्शन करना पड़ता है कि हम उनकी भी हितैषी में काम कर रहे हैं। तो ये जाति की जो राजनीति है, अन्य जातियां भी उसमें अपने आप को भागीदारी कर लेती हैं और उनका भी उसमें लाभ मिलता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से दो तरह की राजनीति में जाति दो तरह की भूमिका निभाती है। एक नकारात्मक कि लोग जातिगत भावना लगते हैं अपनाने कि हमारे जात का है तो हम उसी को वोट देंगे, या वह लोग उम्मीदवारी चुनते समय ये ध्यान रखते हैं कि किस जात के लोग इसमें ज्यादा रहते हैं। ये नकारात्मक असर हो गया। सकारात्मक यह है कि एक जाति का तो तरक्की होता ही है, क्योंकि एक जाति से केवल हम चुनाव नहीं जीत सकते, तो कई जातियां मिलकर के उस चुनाव में हिस्सा लेती हैं और किसी को विजित करने का काम करती है। तो एक जात के साथ साथ सभी जातियों का उन्नति भी होता है, उनकी आवश्यकताओं, उनकी जरूरतों को भी ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाकर के वो कामयाब हो पाते हैं। अब देखिए तीसरा, अब देखिए थोड़ा इसका उल्टा है। देखिए राजनीति में जाति, अब क्या है जाति में राजनीति। देखिए ना थोड़ा सा उल्टा है। राजनीति में जाति तो होती ही है, अब जाति में कौन सी राजनीति। तो देखें बच्चों दोनों बातें हैं, राजनीति में जाति भी होता है और जाति में भी राजनीति होता है। और जाति में किस, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई विशेष जाति का हूं और मैं चाहता हूं कि हमारी जाति आगे बढ़े, तरक्की करे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो,
वह समाज के मुख्य धारा से जुड़े, वो पिछड़ेपन को दूर करके आगे बढ़े, तो हम क्या कर लेते हैं, अपने जाति को बढ़ाने के लिए राजनीति में उसको शामिल करने लगते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि इस तरह से राजनीति में अपने जाति को ढालें कि वो निरंतर पथ पर आगे बढ़ता जाए, पीछे की तरफ न मुड़े। तो ऐसा कैसे होता है, क्या करते हैं लोग, जैसे जो उच्च वर्ग की जाति है, जो निम्न जातियों को, चूंकि वो जानते हैं कि मैं अकेला नहीं कर सकता, तो वो एक समूह तैयार करने लगते हैं। और समूह कैसे होता है, हम अपनी जातियों में अन्य जातियों को, जिनको हम पहले से बल्कि इग्नोर किए रहते हैं, छोड़ दिए रहते हैं, उन जातियों को भी अपने में से शामिल करते हैं ताकि हमारी स्थिति और मजबूत हो जाए और वो राजनीति को हम उस जाति को हम कई तरह से, जैसे राजनीतिक दल बनाकर, समूह बनाकर, संगठन बनाकर, दबाव समूह बनाकर, आंदोलन कर, इस तरह से हम अपनी जाति को राजनीति में डालने का काम करते हैं। खुद अपने स्वयं मर्जी से उन जातियों को राजनीति में शामिल किया जाता है ताकि उन जातियों की तरक्की हो पाए। तो ये दोनों बातें हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें आप कह सकते हैं कि भारत की जो राजनीति है वो सांप्रदायिक भी है, ये जातिगत भी है, और लैंगिक जो भेदभाव है वो भी कहीं ना कहीं हमारे देश में पाया जाता है। बच्चों इसमें हमने बताया आपको कि अब पिछले कि वोट बैंक की राजनीति होती है। अब वोट बैंक क्या होता है, वोट बैंक ये होता है, अभी मैंने बताया कि जब कोई राजनीतिक दल अपना उम्मीदवार सिलेक्ट करता है, चुनने का काम करता है, तो वह यह देखता है कि किस जाति के लोग किस संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में अधिक हैं। यानी उनको यह लगता है कि अगर मैं कोई, मान लीजिए, मैंने नाम नहीं रखना कि मैंने ए जाति का मैं हूं, और किसी क्षेत्र में हमने देखा कि किसी क्षेत्र में संसदीय क्षेत्र हो या विधानसभा क्षेत्र हो, तो हमने देखा कि एक जाति की जो बहुलता है बहुत अधिक है। तो हम जब सिलेक्शन करते हैं किसी प्रतिनिधि का, तो हम ये सोचते हैं कि अगर ए वाले को हम प्रतिनिधि बनाएंगे तो उसको ये जो उसकी जाति वाले लोग हैं वह उसको वोट समानता दे देंगे। और भारत देश में बच्चों ऐसा होता है, किंतु ये निर्विवाद सत्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं ए नामक कोई जाति हूं और मैं चुनाव में लड़ा तो उस समाज में जितने भी ये लोग हैं, ए जाति वाले, सब हमको वोट दे ही देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सत्य है किंतु पूर्णता नहीं है। वोट जाता है, जातिगत आधार पर जाता है, लेकिन बच्चों आप ध्यान दें कि क्या कोई एक ही जात के समाज के सभी लोग एक बराबर होते हैं? क्या एक ही जात के समाज के सभी लोगों की आर्थिक आवश्यकताएं जो और तमाम आवश्यकता है क्या एक जैसे होती हैं? क्या उनकी गरीबी अमीरी एक जैसे होती है? क्या उन दोनों के बीच में सभी समानताएं देखने को मिलती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम क्या देखते हैं कि एक ही तरह की जाति है, उन दोनों की आवश्यकता अलग अलग है। और हम ये भी देखते हैं कि एक ही जाति है लेकिन एक बहुत अमीर है और एक बहुत गरीब है। हम ये भी देखते हैं एक ही जात के लोग हैं, उनका किस समाज में किसी का स्थिति बहुत अच्छा है और किसी का समाज में स्थिति बहुत खराब है। तो अच्छा, ये भी हम देखते हैं कि हम जिस जाति के होते हैं उस जाति के प्रतिनिधि को हम वोट ही नहीं देते। अगर ऐसा होता, आप जरा ध्यान दें, अगर एक ऐसा होता कि हम जिस जात के उस जात के अगर हम चुनाव में लड़े तो हम ही को सब वोट मिल गया, ऐसा होता तो अक्सर जो प्रतिनिधि जीते होते हैं वो अगली बार नहीं हारते। सामान्यतः आप देखेंगे कि जो प्रतिनिधि इस बार जीत गया है अगली बार हार जाता है। क्यों? क्योंकि लोग पसंदगी को देखते हैं। बहुत बार ऐसा आता है कि लोग जात के आधार पर अपना चुनाव नहीं करते। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कितना हो रही है, रोजगार किस तरह से मिल रहा है, देश का आर्थिक विकास कैसा हो रहा है, उनकी मानसिकता हमको लेकर के क्या है, हमारे समाज को उन्होंने कितना आगे बढ़ाया, हमारे समाज के लिए उन्होंने क्या काम किया, लोग कल्याणकारी कार्य किस तरह करते हैं, उनकी जो मानसिक व्यवहार है वो कैसा है, हम लोग के साथ वो किस तरह से अपने आप को रखते हैं, हमारे से कितना उनका जुड़ाव है। ये सारी बातें राजनीति में मायने रखती हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि कहीं ना कहीं हमारे देश की राजनीति को सांप्रदायिकता और जो जातिगत आधारशिला है वो कहीं ना कहीं हमारे राजनीति को, हमारे देश की राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको अध्याय नंबर 4 जो धर्म, जाति और लैंगिक मसले पूरी तरह से मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया है। एक चैप्टर और बच्चों में रह गया है, उसी चैप्टर को मैं बस पढ़ा दूंगा। इस तरह से आपका नागरिक शास्त्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके।